क्या कभी सोचा है एक ऐसी मूर्ति के बारे में जो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही हो? जी हाँ, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक ऐसा कमाल था जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। और इस हैरान कर देने वाले कारनामे के पीछे जो चीज थी वो था 52 टन का एक बहुत बड़ा चुंबक। जरा सोचिए, 52 टन। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में भी इतना बड़ा चुंबक बनाना कोई आसान काम नहीं है। और इसे मंदिर के एकदम शिखर पर लगाया गया था, जिससे एक ऐसा जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनता था जो मूर्ति को हवा में ही थामे रखता था। कमाल है ना? तो आज हम सफर करेंगे भारत के एक ऐसे शानदार मंदिर की कहानी का जो जबरदस्त इंजीनियरिंग, महान बलिदान और एक ऐसे अनसुलझे रहस्य का प्रतीक है जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। इसकी कहानी ना किसी रेत में दबे हुए खजाने जैसी है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस कमाल की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग सोच की जो इस मंदिर की नींव में है। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोच कर देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये सूर्य देव का एक बहुत बड़ा पत्थर का रथ है जिसे खींच रहे हैं 7 घोड़े, जो असल में इंद्रधनुष के 7 रंगों को दिखाते हैं। और इसके जो 24 पहिए हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक पूरा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है। मतलब इसकी बनावट इतनी सटीक थी कि सूरज की पहली किरण सीधा गर्भगृह में रखी मुख्य मूर्ति पर पड़ती थी, बिल्कुल किसी डिवाइन स्पॉटलाइट की तरह। लेकिन ये पहिए सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये असल में एक बहुत ही सटीक सन क्लॉक यानी सूर्य घड़ी का काम करते हैं। कैसे? इसकी जो 8 मेन तीलियां हैं वो दिन को 3-3 घंटे के हिस्सों में बांट देती हैं। और अगर पहिए के बीच में उंगली रखें तो उसकी परछाई से एकदम सही सही टाइम का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, तीलियों पर बने मोतियों से तो मिनट तक का हिसाब लगाया जा सकता था। सोचिए उस जमाने की कमाल की टाइम मशीन। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और इतना सटीक स्ट्रक्चर बिना किसी सीमेंट या चूने के सैकड़ों सालों तक खड़ा कैसे रहा? इसका जवाब है एक बहुत ही अनोखे आयरन लॉक सिस्टम में। इसमें हर भारी पत्थर को लोहे की प्लेटों से एक दूसरे में फंसाया गया और फिर पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस किया गया उसी 52 टन वाले विशाल चुंबक की पावर से जो एकदम टॉप पर था। मतलब ये ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म का एक शानदार खेल था। तो चलिए, अब इस मंदिर की इंजीनियरिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन इंसानी कहानियों की तरफ चलते हैं जो इसकी आत्मा है। क्योंकि यहाँ हर पत्थर के पीछे कोई मिथक, कोई शाही कहानी और एक बहुत बड़े बलिदान की दास्तान छुपी हुई है। अच्छा, इसकी पौराणिक कहानी के हिसाब से इस जगह का कनेक्शन द्वापर युग से है। कहा जाता है कि तब भगवान कृष्ण के बेटे सांब को कुष्ठ रोग का श्राप मिला था, तो उन्होंने 12 साल तक सूर्यदेव की बहुत कठिन तपस्या की और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें ठीक कर दिया। बस इसी के बाद आभार जताने के लिए सांब ने यहाँ पहला सूर्य मंदिर बनवाया। और फिर सदियों बाद 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने उसी पवित्र जगह पर इस विशाल मंदिर को बनवाना शुरू किया। और इस विशाल और पेचीदा मंदिर को बनाने में पूरे 12 साल लगे। 12 साल! ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी की मेहनत और लगन थी। एक ऐसा काम जिसे पूरा करने में शायद आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी इससे ज्यादा वक्त लग जाता। इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए 1200 कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। जरा सोचिए, ये अपने आप में एक छोटा मोटा शहर था जो सिर्फ एक सपने को पत्थर में जिंदा करने के लिए काम कर रहा था। और इस पूरी आर्टिस्ट की सेना को लीड कर रहे थे मास्टर आर्किटेक्ट बिसु महाराणा। लेकिन इस कहानी का अंत एक बहुत दुखद मोड़ लेता है। जब मंदिर का काम लगभग पूरा होने वाला था तो शिखर पर आखिरी पत्थर रखने में एक ऐसी मुश्किल आ गई जिसे कोई भी हल नहीं कर पा रहा था। तब जो मास्टर आर्किटेक्ट थे, उनके 12 साल के बेटे धर्मपद ने वहां पहुंचकर अपनी समझदारी से उस पहेली को सुलझा दिया। पर उसे डर था कि अगर राजा को पता चला कि जो काम 1200 कारीगर नहीं कर सके वो एक बच्चे ने कर दिया तो वो उन सभी को सजा देंगे। तो बस उन सभी 1200 कारीगरों की जान और इज्जत बचाने के लिए उस छोटे से लड़के ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। इतनी समझदारी, इतनी मेहनत और इतने बड़े बलिदान से बनी ये शानदार इमारत आखिर खंडर में कैसे तब्दील हो गई? यही कोणार्क का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हिस्टोरियंस को सदियों से उलझा रखा है।
तो चलिए कुछ थ्योरीज पर नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, इसके टूटने को लेकर दो मेन थ्योरीज हैं। पहली है विदेशी नाविकों वाली। कहा जाता है कि मंदिर का वो 52 टन का चुंबक इतना पावरफुल था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपस को ही घुमा देता था। तो इन नाविकों ने, जो इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते थे, अपने जहाजों को बचाने के लिए उस चुंबक को निकाल दिया और उसके हटते ही मंदिर का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। दूसरी थ्योरी इशारा करती है 1568 में हुए एक हमले की तरफ, जो काला पहाड़ नाम के एक जनरल ने किया था, और कहा जाता है कि उसने मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। काला पहाड़ के हमले के 12 साल बाद यानी 1580 में अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने कोणार्क का दौरा किया और अपनी किताब में लिखा कि मंदिर तो पूरी तरह से ठीक-ठाक है और वहां पूजा भी हो रही है। अब इस एक बात ने काला पहाड़ वाली थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और यह रहस्य और भी गहरा हो गया कि भाई फिर मंदिर टूटा तो टूटा कैसे। इसके अलावा भी कई और बातें कही जाती हैं। कुछ का मानना है कि मंदिर का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ, हालांकि ये बात वहां मिले शिलालेखों से गलत साबित हो जाती है। कुछ लोग समुद्री हवा से हुए नेचुरल डैमेज की बात करते हैं या फिर चुंबक हटने के बाद धीरे धीरे स्ट्रक्चर के गिरने की। सच तो ये है कि कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है और ये पहेली आज भी पहेली ही है। तो इस अनसुलझी रहस्य के बाद सवाल ये है कि आज इस विरासत का क्या स्टेटस है। चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। साल 1903 में ब्रिटिश अधिकारियों ने देखा कि मंदिर का जो मेन हॉल है, जिसे जगमोहन कहते हैं, वो गिरने की कगार पर है। तो इसे बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया। उन्होंने पूरे के पूरे हॉल को रेत से भर दिया और सारे दरवाजों को हमेशा के लिए सील कर दिया। बस इस एक फैसले के बाद मंदिर का अंदरूनी हिस्सा यानी जगमोहन 130 से भी ज्यादा सालों के लिए एक टाइम कैप्सूल बन गया। उसके अंदर की नक्काशी, मूर्तियां और ना जाने कितने ही राज रेत के एक बहुत बड़े समंदर के नीचे दब गए हमेशा के लिए, या शायद ऐसा तब सोचा गया था। लेकिन अब एक सदी से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है। साल 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने उस रेत को धीरे धीरे बाहर निकालने का बहुत ही मुश्किल और नाजुक काम शुरू कर दिया है, ताकि सदियों बाद मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को फिर से देखा जा सके और उन्हें बचाया जा सके। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ये रेत पूरी तरह से हट जाएगी तो कोणार्क के पत्थर हमें और कौन सी नई कहानियां सुनाएंगे? क्या हमें उस हवा में तैरती मूर्ति का कोई सुराग मिलेगा? वो कौन से राज होंगे जो सदियों से रेत के नीचे से निकलकर सामने आएंगे? इसका जवाब अब शायद ज्यादा दूर नहीं है।